ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। ये पोयम आप सभी ने कभी ना कभी बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी, पर आपने कभी ये सोचा है आखिर स्टार्स ट्विंकल करते क्यों हैं? स्काई हमेशा ब्लू ही क्यों नज़र आता है? रेनबो फॉर्मेशन आखिर क्यों होता है? इसी तरीके के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो लाइट से जुड़े हुए हैं हमारे साइंस में, वो सभी जानने वाले हैं इस चैप्टर में हम। Hello students, I am your science teacher Mudita and welcome back to Mudita IS Warriors. So students, ये स्पेशल क्लास है, वन शॉर्ट वीडियो है, चैप्टर आपका चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, CBSE क्लास 10। ये स्पेशल आपके लिए वीडियो है 2021-22 21-22 के लिए, बिकॉज इस ईयर आपका जो ह्यूमन आई वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो गया है, जहाँ पे हम ह्यूमन आई के डिफेक्ट एंड करेक्शन पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। सो जैसा इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, कलरफुल वर्ल्ड, सो यहाँ पे जितने भी लाइट के फिनोमेना है वो सभी हम पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी चैप्टर 10 पढ़ के आए होंगे। चैप्टर 10 का वीडियो मैंने पूरा प्रोवाइड कर रखा है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, मेक श्योर, क्योंकि उससे आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप लोग चैप्टर 10 बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, जहाँ पे हमने रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। सो यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन को एक थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, क्योंकि कलरफुल वर्ल्ड वाला जो पार्ट स्टार्ट होता है ना, वो रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होता है। सो रिफ्रैक्शन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन होता क्या है, जैसे कि आप इस इमेज में नजर आ रहा है आप लोगों को। रिफ्रैक्शन होता क्या है, हमने दो फिनोमेना लाइट के पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था रिफ्लैक्शन के बारे में, ओके, और दूसरा हमारा था रिफ्रैक्शन। तो मैं थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन भी याद करा दूं। रिफ्लेक्शन हमारा कब होता था, जब आपके पास कोई लाइट है, वो यहाँ से आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे उसको मिल जाता है पॉलिश सरफेस, तो वो क्या करती है, बेंड हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। और इसको जो लाइट बाउंस बैक होती है, उसको हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, कि लाइट टकरा के वापस चली गई। अगर यहाँ पे प्लेन मिरर है, यहाँ पे क्या है, पॉलिश सरफेस है, और जब हमारी लाइट आती है वहाँ पे हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। और ये आई बराबर आर होता है, ओके। ये हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। बट अगर ये हमारा प्लेन मिरर ना हो, यहाँ पे सरफेस पॉलिश ना हो, तब तो लाइट पास कर जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, ग्लास में से लाइट तो पास कर जाती है। या फिर वाटर है, आपके पास वाटर है कहीं पे फिल, वाटर में से भी लाइट पास कर जाती है। सो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में होता है रिफ्रैक्शन, जहाँ पे आपके दो मीडियम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी केस को देख लें, तो यहाँ पे आपका है एयर और यहाँ पे आपका है वाटर, ओके, एयर एंड वाटर है आपका। तो जो लाइट आ रही है ना, लाइट इस तरीके से आ रही है। अब यहाँ पे अगर प्लेन मिरर होता तो वो रिफ्लेक्ट होती, लेकिन ये हमारा क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर है, तो लाइट इसके अंदर से पास करेगी। बट जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अपने पाथ को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेती है, थोड़ा सा चेंज कर लेती है। ये एयर है और ये वाटर है, जब एयर से वाटर में जाएगी तो वो हल्का सा बेंड हो जाता है, ओके, और वापस जब एयर में निकलेगी तो फिर से बेंड हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्या, रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन थोड़ा सा रिवाइज कराने की जरूरत थी, क्योंकि अभी हमें ये काम आएगा। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और हमने पढ़ा था रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, ओके। सो रिफ्रैक्शन थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी को याद हो चुका होगा, आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको इमेज नज़र आ रहा है प्रिज्म का। प्रिज्म का इमेज क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है क्लास 10 के लिए, प्रिज्म के साथ। अगर आपने पिरामिड स्ट्रक्चर देख रखी है, ओके, तो आप प्रिज्म को अच्छे से समझ पाएंगे। प्रिज्म होता क्या है, इट इज़ अ पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विथ 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। इस तरीके से आपका प्रिज्म बनता है, ठीक है। अगर आप दो ट्रायंगल को 3D स्ट्रक्चर में एज्यूम करके देखिए, इस तरीके से आप लगा देते हो, तो ये आपका एक प्रिज्म फॉर्म करता है, और ये ट्रांसपेरेंट होगा, ग्लास का होगा, कांच का बना हुआ होगा। अगर आप साइंस लैब में जाओ तो ज़रूर एक बार प्रिज्म को लेकर अपने हाथ में देखो।
प्रिज्म में को जब आप देखोगे तो आप बहुत सारे फिनोमेना को समझ पाओगे। सो ये प्रिज्म की आपकी स्ट्रक्चर है। अब हम प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रिज्म अगर हम इस तरीके से देखें 2D में देखें तो ये हमें एक ट्रायंगल नज़र आएगा, और जब आप इसे 3D स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये आपको एक पिरामिड की तरह नज़र आएगा। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, द एंगल बिटवीन द एडजॉइनिंग लेटरल सरफेसेस, दो लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि आपके पास एक प्रिज्म है। आप लोग जब भी साइंस लैब जाएं, जब भी स्कूल जाएं, तो एक बार प्रिज्म से ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना तो आप चीज़ों को ज़्यादा सीखते हो। अगर हम प्रिज्म के अंदर से वाइट लाइट पास करते हैं, वाइट लाइट क्या है, हमारे एयर में जो लाइट प्रेजेंस है ये वाइट लाइट है। अगर हम वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 कलर में स्प्लिट होती है, ठीक है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जब भी हम रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी आपके दो मीडियम होते हैं, ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है, आपकी लाइट जो है वो आ रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही वो एंटर करेगी वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। एक्चुअल में उसका ये पाथ है, वो थोड़ी सी अपने पाथ से बेंड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी लाइट की स्पीड होती है, आप सभी को लाइट की स्पीड याद होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, तो लाइट की जो स्पीड है वो हमारी एयर में तो फिक्स है, लेकिन अनदर मीडियम में जब वो जाएगी तो वो थोड़ी सी चेंज होगी, या कह सकते हैं थोड़ी सी स्लो होगी। तो जब लाइट की स्पीड चेंज होगी तो उसका पाथ भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम प्रिज्म में करके देखेंगे, क्योंकि प्रिज्म आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, तो 3D स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। तो आपको यहाँ पे जो लाइट बेंड होगी उसकी वजह से जो इफेक्ट जनरेट होगा वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। हमने चैप्टर 10 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे हम स्लैब से करते हैं इस तरीके का एक, हमारा ये 3D, ये भी 3D स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर स्लैब लेते हैं और उसमें हम करके देखते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट, बट जब हम प्रिज्म से करेंगे तो हम थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमेना देखेंगे। फ्रॉम इट सेंस दैट द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज डिफरेंट देन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इन केस ऑफ प्रिज्म। यहाँ प्रिज्म में आपको कुछ और नजर आएगा। आपको ये तो याद होगा कि जो हमारी लाइट एंटर करती है ये हमारी इंसिडेंट रे होती है, फिर यहाँ पे जो आएगी मीडियम 2 के अंदर, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे होती है, और जो आउट होती है ये हमारी कौन सी होती है? इमर्जेंट रे होती है। ओके, सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, कुछ अलग चीज़ देखने वाले हैं। दिस इज टर्न लेड टू प्लीजेंट फिनोमेना कॉल डिस्पर्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्पर्शन के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे हम जो इमर्जेंट रे है उसको थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। कैसे? चलिए देख लेते हैं। सो ये है आपका डायग्राम। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे प्रिज्म से तो आपके साथ क्या होने वाला है, देखिए ये हमें 2D स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। ये आपकी ट्राइंगल ABC है। जब इसके अंदर से हम इंसिडेंट रे, दिस इज योर वाइट लाइट, ये कुछ नहीं है, ये वाइट लाइट है, ठीक है, वाइट लाइट है। तो जब हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये वाइट लाइट जब हम इस पर फॉल करते हैं, अब क्या होगा, इसके अंदर जैसे ही, ये आपका मीडियम 1 है और ये ग्लास के अंदर मीडियम 2 है, एयर में हमारी जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा होगी, और जैसे ही ग्लास में एंटर करेगी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये जो है ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ओके, देन जब ये बाहर निकलेगा तो ये वापस से स्पीड तेज हो जाएगी, इमर्जेंट रेट जो एयर की एक्चुअल स्पीड है वही हो जाएगी। सो ऐसे में क्या होता है, जब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखिए लाइट का एक्चुअल पाथ क्या है, लाइट का ये पाथ है, यहाँ पे थोड़ी सी बेंड हुई, उसके बाद बाहर निकल के उसे इस तरीके से जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन लाइट जो है वो यहाँ से ना जाके थोड़ा सा अपने पाथ से डाइवर्ट होके इस तरीके से अगर चली जाती है तो यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है ये आपका इमर्जेंट, ये जो एंगल बन रहा है ये आपका बन जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को आपको समझने की ज़रूरत है। एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी जो आपका इमर्जन है, ठीक है, और ये आर और इमर्जन को ऐड करके ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है, ये आपकी नॉर्मल रे है। सो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन आपको नज़र आएगा इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लाइट एंटर की थी, दिस इज़ योर वाइट लाइट।
ओके और ड्यू टू एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि जो लाइट है अपने एक्चुअल पाथ से जाके रिफ्रैक्ट ना होके थोड़ा सा डेविएट कर रही है, जिसकी वजह से वो हमें स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स नजर आएगा, जिसको हम अलग फिनोमेना बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं, वो आपको नजर आने वाला है। सो अगर अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो इस तरीके से आपका कुछ बनता है। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड, ये इमर्जन, और ये होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा हो कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। ओके अगर आप इस तरीके से देखो, ये आपका ये पूरा बन रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। ओके सो ये आपका बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है, अगर हम प्रिज्म की बात करें, सो ये जो प्रिज्म है ना, यहाँ से जब लाइट आपकी वाइट लाइट एंटर करती है तो यहाँ पे ये हमें 7 कलर में स्प्लिट करके नज़र आती है, 7 कलर में स्प्लिट करके नज़र आती है। तो इस जो 7 कलर में स्प्लिट करना, वाइट लाइट 7 कलर से ही मिलके बनी है, तो जब ये 7 कलर में स्प्लिट होती है, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन बोलते हैं, और इसी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारी वाइट लाइट होती है ये 7 कलर से मिलकर बनी होती है, तो वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है। हर लाइट का एक अलग वेवलेंथ होता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके सो यहाँ पे हम एक और फिनोमेना के बारे में समझेंगे इसी चीज को, डिस्पर्जन जिसे बोलते हैं। डिस्पर्जन का मतलब होता है व्हेन लाइट पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जब भी व्हाइट लाइट को आप ग्लास प्रिज्म से, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, व्हाइट लाइट को जब भी आप इसमें से पास करोगे तो ये इस तरीके से 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। द स्प्लिट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होता है कि देखिए आपके पास एक ये प्रिज्म है, यहाँ से आप व्हाइट लाइट पास कर रहे हो, ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, आपको नजर आएगा ये 7 नेचुरल जो कलर्स हैं ये आपको नजर आएंगे। अब आप यहाँ पे एक उल्टा प्रिज्म रख दीजिए, ये सीधा प्रिज्म है, एक उल्टा रख दीजिए। अब ये लाइट जब इसमें से एंटर करेगी ना, ये 7 लाइट, तो यहाँ से वापस आपको व्हाइट लाइट नजर आएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन का सिंपल मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। अब यहाँ पे इन 7 कलर्स को अगर आप देखो तो ये कौन कौन से कलर होते हैं। सबसे ऊपर है हमारा रेड, ठीक है, ये हमारे नेचुरल कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, देन आपका होता है वॉयलेट। ओके सो ये आपके 7 कलर्स होते हैं और इन सभी की वेवलेंथ अलग अलग होती है। वेवलेंथ का मतलब क्या है, देखिए ये क्या फॉर्म कर रही है, वेव फॉर्म कर रही है ना, दिस इज अ वेव, ये वेव फॉर्म कर रही है। तो दो वेव के बीच का, ठीक है, ये दो वेव के बीच का जो लेंथ होता है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। वी कैन डिनोट एज लैम्डा, इस तरीके से हम इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो रेड है ना, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर ऑरेंज की उससे कम, येलो की उससे कम, ग्रीन सी, ये देखिए आप लेंथ आपकी कम होती जा रही है ना, वेवलेंथ कहते हैं इसे। और वॉलेट की सबसे कम हो जाएगी, ये देखिए वॉलेट की इतनी है, और अगर आप कंपेयर करें तो रेड की इतनी है। ओके सो ये वेवलेंथ कम होती जाती है। अब ये जो कलर का पैटर्न है आप इसे याद कैसे रख सकते हो, तो इसके लिए एक्रोनिम है टू रिमेंबर द सीक्वेंस विवग्योर, इसे हम बोलते हैं विवग्योर। जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज याद की थी, रिएक्टिविटी सीरीज आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई हो कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके बनाता है क्योंकि हो गया एजेड, ठीक है, बहुत अच्छे से सारे स्टूडेंट्स को याद हो गई थी। तो ये विवग्योर भी आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे आपका वॉयलेट है, फिर आपका यहाँ पे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ओके, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आपको ये याद रखना है कि रेड की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा होती है, और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये आप यहाँ पे कलर में से भी देख सकते हैं। डिस्पर्जन का मतलब क्या है, डिस्पर्जन का मतलब होता है जब भी वाइट लाइट हमारी 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स में जब भी हम उसे प्रिज्म से पास करते हैं तो इस फिनोमेना को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। आप लाइट को देख रहे हैं, आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं सब कुछ लाइट से जुड़ी हुई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये है हमारा डिस्पर्जन, और इसका हमने एक्रोनिम भी याद कर लिया। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, ये है हमारी वाइट लाइट, ये है हमारी वाइट लाइट। जब वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो ये इस तरीके से नजर आ रहा है। देखिए आपको वेवलेंथ नजर आ रही हैं, ये आपकी रेड है जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, और ये आपका वॉलेट है जिसका सबसे कम वेवलेंथ है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉलेट,
ओके, सो इसको हम विबग्योर बोलते हैं, इस तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं विबग्योर, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि अगर आप यहीं पे एक इस तरीके का प्रिज्म रख दीजिए तो यहाँ से ये 7 कलर्स के अंदर एंटर करेंगे और यहाँ से आपको एक वाइट लाइट पास होते हुए नजर आएगी। सो ये फिनोमेना हमें नज़र आता है, तो आप इस चीज़ को लैब में जब भी चाहें तो अपने टीचर से रिक्वेस्ट करें, इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर करके देखें, उसके बाद आपको और मज़ा आएगा प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट करने में। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं कि वाई द स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। आखिर स्पेक्ट्रम फॉर्म क्या होता है, स्पेक्ट्रम फॉर्म होता कैसे है। द वाइट लाइट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। हमारी जो वाइट लाइट बनी है, हम एयर में किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, आप लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये जब ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी इसके बाद हमारी आई पे फॉल करेगी, देन वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। या आपका ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करेगी, वो लाइट हमारी आंखों में जाती है, तब हमें कोई भी चीज़ नज़र आती है। और ये जो लाइट है ये क्या है, वाइट लाइट है। तो वाइट लाइट हमारी एक्चुअल में फॉर्म हुई है 7 कलर से, 7 कलर से, एंड ईच कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ। बेसिकली हम बोलते हैं ना हमारे 7 ही मेन कलर हैं, उसी को हम लाइट और डार्क करके और भी डिफरेंट कलर्स फॉर्म करते हैं। सो ये जो हमारे बेसिक नेचुरल 7 कलर्स हैं, इन सभी की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, एंड द एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट वेवलेंथ। सभी वेवलेंथ, सभी जो हमारी लाइट है उसकी एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि सबका वेवलेंथ डिफरेंट होता है। अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें, वेवलेंथ क्या है जी, जो लाइट है ना, देखिए हम बोल रहे हैं कि जो लाइट है 7 कलर, जो कलर है हर कलर की अपनी अलग अलग वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या है, जो ये आपकी दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम वेवलेंथ बोल रहे हैं। वी कैन डिनोट एज लैम्डा, इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं। इसके बारे में आप फर्दर पढ़ेंगे अगर आप साइंस ही लेते हैं स्ट्रीम फिजिक्स में, तो ये तो आपका कभी पीछे छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, लैम्डा। सो देखिए ये आपका क्या है, तो अलग अलग कलर्स के लिए आपकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट एंड डिफरेंट होती है। सो यहाँ पे हमारा इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतना हमारा वेवलेंथ कम होगा, या फिर कह सकते हैं वेवलेंथ जितना हायर होगा डेविएशन उतना कम होगा। हम रेड कलर को देखते हैं, जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम। जो रेड कलर है वो एंटर करेगी, वो बहुत ही कम डेविएट होती है अपने पाथ से, थोड़ी सी ही डेविएट होती है, क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतनी अपने ज़्यादा पाथ से अपने ज़्यादा भटकेगी, समझ गए? वेवलेंथ जितनी ज़्यादा अपने पाथ से वो उतना ज़्यादा भटकेगा। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ओके, सो ये आप एक और इमेज देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा, ठीक है, इस तरीके से वाइट लाइट एंटर होती है और किस तरीके से आपको ये 7 कलर स्प्लिट होते हुए नजर आएंगे। ये ब्यूटीफुल से कलर्स हैं ये इस तरीके से, और आपने ये 7 कलर स्काई में भी देखे होंगे। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि ये 7 कलर ही तो हमारा रेनबो बनाता है, और बारिश के बाद जब भी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, इसके बाद फिर आपका सनराइज हो जाता है, यहाँ से सन चमकने लगता है, धूप निकल जाती है, उसके बाद स्काई में आप इस तरीके का रेनबो फॉर्मेशन देखते हैं। सो ये जो रेनबो बनता है आखिर ये क्यों बनता है? अब स्काई में आपको प्रिज्म कहाँ मिल जाएगा? तो अगर आप इस फिनोमेना को समझ गए हैं, डिस्पर्जन को समझ गए हैं कि वाइट लाइट हमारी 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और इस तरीके से हमारे ओरिजिनल जो 7 कलर हैं जिनसे मिलकर ये वाइट लाइट बनी है, इन्हीं की वजह से हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो चलिए समझ लेते हैं। उससे पहले आपको ये दध्यान रखना है कि रेड कलर हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड कलर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, जिसकी वजह से ये डेविएट सबसे कम करता है। हमारा लैम्डा और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में इनवर्सली रिलेशन है, और वॉयलेट कलर का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, जिसकी वजह से डेविएशन जो है मोस्ट होता है। ओके, सो अब यहीं पे आपको समझना होगा कि रेनबो फॉर्मेशन क्यों और कैसे होता है। आपने देखा होगा कि जैसा मैंने बताया कि बारिश हुई, और बारिश होने के बाद आपका सन आ गया, धूप निकल जाती है समटाइम, ठीक है, वाइट लाइट आ जाती है। अब जब लाइट आ गई तो आपको स्काई में अचानक से रेनबो नज़र आने लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब रेनबो। और ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे रात को बारिश आ रही है तब रेनबो नज़र नहीं आएगा, दिन में शाम के टाइम बारिश आई, धूप निकल आई, उसके बाद आपको रेनबो नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है?
इट्स द नेचुरल स्पेक्ट्रम दैट अपीयर्स इन द स्काई। ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई में आपको नजर आता है। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट। ये इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्काई में प्रेजेंट होते हैं इन द एटमॉस्फेयर। हमारी जो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये एटमॉस्फेयर है ना, तो अर्थ की एटमॉस्फेयर जो बारिश हुई है तो बारिश से हमारे वाटर के जो ड्रॉपलेट है वो कहीं कहीं पे अटके होंगे, और जो पानी की वाटर की जो बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो बूंद होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो अगर आप इसे 3D में एज्यूम करोगे तो ये प्रिज्म की तरह ही होगी। ठीक है, ये जो बूंद है, एक बूंद इस तरीके से होती है तो ये एक प्रिज्म की तरह से होती है, 3D स्ट्रक्चर है। और जब भी व्हाइट लाइट इस पे, बारिश के बाद धूप निकलती है, व्हाइट लाइट इसमें से पास करती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में। अब इसकी वजह से हमें क्या नजर आता है, स्काई में रेनबो नजर आता है। एक्चुअल में वहाँ पे कोई 7 कलर स्प्लिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये व्हाइट लाइट इसमें से ड्रॉपलेट से पास हो रही है, इसलिए हमें स्काई में रेनबो नजर आ रहा है। और जैसे जैसे ये इवेपोरेट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट, ये हमें डिसअपियर होने लगता है, हमें जो रेनबो है वो स्काई से हट जाता है, ऐसा नजर आता है। A rainbow is always formed in a direction opposite that the sun। सन की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में नजर आएगा। यहाँ सन है तो यहाँ आपको रेनबो नजर आएगा। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। छोटे छोटे जो बूंदे हैं ना वो आपको किसकी तरह नजर आएंगी, शॉर्ट प्रिज्म की तरह काम करेंगी। व्हेन सनलाइट एंटर्स अ वाटर ड्रॉपलेट इट गेट रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स। वो लाइट उसके अंदर रिफ्रैक्टेड होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टेड मतलब ये आपकी ड्रॉपलेट है, ये आपकी बूंद है, यहाँ से जैसे ही लाइट आई तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्टेड हुई तो डिस्पर्जन होगा, 7 कलर में स्प्लिट होगी, और यहाँ पे क्या होगा, गेट्स रिफ्लेक्टेड इंटरनली एंड द फाइनली रिफ्रैक्ट अगेन इट कम आउट द रेनबो। और ये हमें स्काई में रेनबो की फॉर्म में नजर आएगा क्योंकि हम यहाँ से ऑब्जर्वर हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे सन है, यहाँ पे ड्रॉपलेट है, और हमें यहाँ पे ब्यूटीफुल सा रेनबो नजर आएगा। आई होप रेनबो क्यों बनता है ये आप लोग समझ गए होंगे, डिस्पर्जन किसे बोलते हैं ये भी समझ गए होंगे। अगली बार जब स्काई में रेनबो बने तो आप अपने साथ वालों को समझा सकते हैं कि स्काई में एक्चुअल में ये 7 कलर स्प्लिट नहीं है, वाटर ड्रॉपलेट्स और एटमॉस्फेयर में ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से ये आपको रेनबो नजर आ रहा है। और व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो चुकी है, और जैसे जैसे ड्रॉपलेट हमारा इवेपोरेट हो जाएगा ये रेनबो भी डिसअपियर हो जाएगा। ओके, सो ये है आपका डायग्राम जिसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये है हमारा सन, ये है आपकी ड्रॉपलेट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम व्हेन अ लाइट फ्रॉम द सन। जब ये लाइट यहाँ से सन से इस तरीके से यहाँ पे पड़ रही है, इसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। मीडियम 2 में आते ही लाइट हमारी स्पीड आपकी क्या होगी, चेंज होगी। अब ये स्प्लिट होगा 7 कलर में, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट होगा, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर्स जो हैं अलग अलग वेवलेंथ के वो हमें नजर आएंगे। और यहाँ पे हमें बना हुआ रेनबो नजर आएगा बिकॉज वी आर अ ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे हमें नजर आएगा रेड, वॉयलेट, ओके, और हम इसे वो बोलेंगे वाओ रेनबो बन गया। और जैसे ही ये ड्रॉपलेट है जिसकी वजह से हमें रेनबो नज़र आ रहा है, ये इवेपोरेट हो जाएगी, ये एटमॉस्फेयर से हट जाएगी, तो ये रेनबो जो बना है ये बस एक हमारी, वो कहते हैं ना, आंखों की दृष्टि का वहम है। तो ये जो आपको दृष्टि वहम हो रहा है ये भी हट जाएगा, रेनबो भी आपका हट जाएगा। ओके, सो ये कैसा लगा आपको जान के? अगर आपको डिटेल में ये नहीं पता था तो कमेंट में बताना, ठीक है। लास्ट टाइम रेनबो आपने कब देखा था? ये कुछ इमेजेस हैं ब्यूटीफुल रेनबो की। आपने इस तरीके की स्काई में देखा हुआ, इतने डार्क कलर तो नज़र नहीं आते बट इतने लाइट कलर नज़र आते हैं। और कमेंट में एक बार आप विबग्योर जरूर लिख दें, ओके। इनका जो एक्रोनिम है उसे एक बार ज़रूर लिख दें जिससे आप कभी भी ना भूलें, विबग्योर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में, भैया रिफ्रैक्शन के बारे में आपको बार बार पढ़ाया जा रहा है, क्यों? जो हमारी लाइट है ना, लाइट इतने कमाल करती है, आपके आसपास जो साइंस है सब चीज़ साइंस से ही जुड़ी हुई है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, फूड डाइजेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, वो भी साइंस है। गाड़ियाँ, व्हीकल्स चल रही हैं, वो भी साइंस है, फिजिक्स है, ठीक है। रिएक्शंस हो रही हैं, सब कुछ साइंस है। हमारे दिमाग में लॉजिकल केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सेल्स के अंदर, वो भी साइंस है। तो आपके आसपास सब कुछ साइंस है। थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और मज़ा आने लगेगा साइंस पढ़ने में।
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में फिर से बोल रहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाती हूँ। ये है हमारी अर्थ, ब्यूटीफुल सी अर्थ जहाँ पे हमारा एग्जिस्ट करता है लाइफ। ये है हमारी ब्यूटीफुल सी अर्थ, और अर्थ के चारों ओर हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर हम किसे बोलते हैं, तो हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है, ओके, जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं। आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, 4th 5th में, साइंस में पढ़ा होगा 6th 7th में, और कई बार आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, ये डिफरेंट लेयर से बना है, मल्टीपल लेयर से बना है, जिनका अलग अलग नाम है। जैसे हम ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, है ना, लिथोस्फेयर, आइनोस्फेयर जहाँ पे आयंस होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, और यहाँ पे आपने जब ओजोन पढ़ा होगा, ओजोन के साथ भी आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट लेयर है। ओजोन हमारा कौन सी लेयर में आता है, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ओजोन हमारा कौन सी लेयर में आता है। ठीक है, कितनों को याद है देख लेते हैं। ओजोन O3 होता है, ओजोन जो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रे से। तो ओजोन कौन सी लेयर में आता है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर से बना है। अगर मैं इसे लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 बोलूँ इस तरीके से, जिनका नाम होता है ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तो जब हमारी वाइट लाइट आती है भाई साहब, तो वाइट लाइट जब आएगी, हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट अपने पाथ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, चेंज होता है, बेंड होती है, तो रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे तो आपने पढ़ा था कि यहाँ पे एक आपके पास ये मीडियम है, यहाँ से लाइट आ रही है, इसके अंदर ट्रेवल करेगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेवल्स हैं। तो जैसे ही लाइट यहाँ पे आएगी, थोड़ी सी बेंड होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग टेम्परेचर, अलग कंडीशंस हैं। अब दूसरी लेयर में गई तो थोड़ा सा और इसके अंदर कुछ चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग कंडीशन है। तीसरी लेयर में गई तो यहाँ पे देख रहे हैं रिफ्रैक्शन 1 हुआ, रिफ्रैक्शन 2, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होंगे। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतनी सारी लेयर है, और हर लेयर के अंदर डेंसिटी यानी पार्टिकल्स कितनी दूर है या पास हैं ये अलग अलग होता है। हर लेयर के अंदर टेम्परेचर डिफर करेगा, और ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो इन सारे कारणों से यहाँ से जब ऊपर से वाइट लाइट वैक्यूम से हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो इसकी वजह से और भी कई सारे मैजिक या जादू दिखते हैं, और वो हम समझेंगे लाइट के फिनोमेना में, जिसमें से एक है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकल स्टार आखिर ट्विंकल क्यों करते हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसको हम स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझाती हूँ। स्टार्स हमारे ट्विंकल क्यों करते हैं, तो स्टार को हम देखते हैं इस तरीके से, हम स्टार को देखते हैं और वो हमें कैसे नज़र आता है। स्टार ऐसे ट्विंकल कर रहा होता है, कभी डार्क हो जाता है, फिर कभी लाइट हो जाता है, फिर कभी डार्क हो जाता है, फिर कभी लाइट हो जाता है। तो इस तरीके से ट्विंकल करते हैं। बट एक्चुअल में क्या स्टार ट्विंकल करते हैं, बट एक्चुअल में स्टार ट्विंकल नहीं करते हैं। ये ऐसा ही हमें नज़र आ रहा होता है, हमें लग रहा होता है स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ पे हैं, हम अपनी ब्यूटीफुल सी अर्थ पे हैं, और अर्थ पे होने की वजह से हमें ये स्टार जो है वो हमें नजर आता है ट्विंकल करते हुए, ठीक है। बट एक्चुअल में स्टार ट्विंकल नहीं करता। इसके लिए क्या है, जो आपने बचपन में पोयम पढ़ी थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो क्या वो गलत है, तो चलिए इसके लिए आपको अर्थ से बाहर जाना पड़ेगा। जब भी आप अर्थ से बाहर जाओगे यानी स्पेस में जाओगे, जो हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं स्पेस में जाते हैं, जब वो यहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पे उन्हें स्टार कैसे नजर आता है। स्टार इस तरीके से नजर आता है, एक लाइट का सोर्स नजर आता है, सोर्स ऑफ लाइट नजर आता है। जैसे कि आपने लैंप रख दिया है, कोई लैंप रख दिया है जो जल रहा है, वैसे ही आपको नजर आता है। वैसे अगर आप स्पेस में जाओगे बड़े होके, तो यहाँ पे आपको ये लैंप नजर आएगा, रखा हुआ सोर्स ऑफ लाइट नजर आएगा। बट जब आप अर्थ पे होगे तो यहाँ पे आपको ट्विंकल ट्विंकल करते हुए नजर आएगा, ठीक है। लाइट डल, लाइट ज़्यादा, डल और ज़्यादा। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा जो मैंने अभी आपको फिनोमेना समझाया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि ये हमारा स्टार है, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर हमारे क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की वजह से जब लाइट हमारी वैक्यूम से, यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब तो समझते हैं जहाँ एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वैक्यूम से जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एक बार बेंड होगी, फिर यहाँ पे बेंड होगी, ठीक है, यहाँ पे उसका पाथ चेंज होगा, और हम अर्थ पे यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। तो क्या होगा, जब लाइट यहाँ से आ रही है, इस तरीके से लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये हमारी आँखों में जब पड़ेगी, ठीक है, जो ये लाइट है जब ये हमारी आँखों में पड़ेगी तो ये हमें यहाँ पे बहुत ही ब्राइट नज़र आएगा। अब अगली बार जब ये लाइट आ रही है, थोड़ा सा मैं कम लाइंस बना के दिखाती हूँ, ये है आपका स्टार और यहाँ पे है आपकी आइज़,
ठीक है, यहाँ से आप अर्थ से देख रहे हो, तो जब ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ओके, ये आपकी आंखों में पड़ रही है और आपको ये ब्राइट सा नज़र आ रहा है। अब अगली बार, और यहाँ पे बीच में हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर में हमेशा मैं बोल रही हूँ चेंज हो रहा है, डेंसिटी, टेम्परेचर सब कुछ चेंज हो रहा है। अगली बार जब ये लाइट जैसे ही आने के लिए हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे डेंसिटी, लेयर 1 में डेंसिटी चेंज हो गया, अब इसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये अब इधर चली गई, और ये वाली लाइट जो है थोड़ी इधर चली गई। अब आपकी आंख में एक ही लाइट पड़ रही है, अब इसकी वजह से आपको ये डिम सा नजर आएगा। फिर अगले सेकंड पे जो लाइट आ रही है, अब यहाँ पे एक लाइट और एक्स्ट्रा आ गई, अब यहाँ पे और ब्राइट नजर आएगा। तो ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता रहता है, जिसकी वजह से हमें स्टार एक्चुअल में कैसे नजर आते हैं, कभी बहुत डार्क, कभी लाइट, कभी डार्क, कभी लाइट, और इसकी वजह से ये हमें लगता है कि जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है, बट एक्चुअल में वो ट्विंकल नहीं कर रहा होता है। इसका रीजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये यहाँ पे मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से कभी हमारे आंखों में इतनी सारी लाइट जा रही है, कभी 2 लाइट जा रही है, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं नंबर ऑफ लाइट्स बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा फिनोमेना होता है। और सम टाइम जो इसके पास से जो रेज आ रही है, कभी हमारी आंखों पे पड़ रही है, कभी जो ये वाली लाइट थी ये हमारे पीछे पड़ रही है, अब ये हमारे आगे पड़ रही है, जिसकी वजह से ये हमें कैसा नजर आता है, ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। बट जब एक्चुअल में आप स्पेस में जाओगे तो वहाँ पे वो ट्विंकल करता हुआ नहीं नजर आएगा। ओके, अब इसी चीज़ की अगर हम थ्योरी पढ़े, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, The twinkling of star is due to atmospheric refraction of starlight. Twinkling of star इसकी वजह से नजर आता है, जिसमें आपको सिंपल से लिखना होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा वाई स्टार ट्विंकल, आप लिख दोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट्स इट। बट फिनोमेना एक्चुअल में आई होप आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली। उसके अंदर कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन होता है भैया। लेयर 1 के अंदर गया, रिफ्रैक्शन हुआ, अब लेयर 2 के अंदर गया, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, लेयर 3 के अंदर गया, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और चल रहा है, यहाँ पे डेंसिटी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और। एक रिफ्रैक्शन से हमें इतना पाथ चेंज नजर आता है, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्रैक्शन होते हैं, तो हमें कितना सारा मतलब आपको स्टार ट्विंकल करते हुए इसीलिए नजर आते हैं। इट रीचेज द अर्थ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम आउटसाइड हाई एल्टीट्यूड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, यहाँ पे बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ ग्रेजुअली इंक्रीज towards the surface of the earth, so the light traveling from the star when enters atmospheric band towards the normal as medium। okay, तो उसी चीज को समझा रहा है कि किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, किस तरीके से डेंसर टू हायर मीडियम लाइट जो है वो बेंड होती है। इन सारी प्रोसेस की वजह से आपको स्टार जो है वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। ड्यू टू दिस डेंसिटी कीप चेंजिंग, डिफरेंट लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर कॉज लाइट फ्रॉम स्टार्स डिफरेंट डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ लाइट रीचेज ऑब्जर्व कीप ऑन चेंजिंग। तो हमारी आंखों में जो लाइट पड़ रही है ना वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। एक बार आप देख रहे हैं स्टार से जो लाइट आ रही है, आपके आंखों में 4 लाइट पड़ रही है, आपको बहुत डार्क नजर आ रहा है। अब अगली बार जो पड़ रही है तो आपकी आंख में एक ही लाइट पड़ रही है, इसका पाथ चेंज हो गया या इसका पाथ चेंज हो गया। नेक्स्ट टाइम आपकी आंख में 2 पड़ रही है, तो इसकी वजह से ये इसके नंबर ऑफ लाइट के जो डायरेक्शन है और अमाउंट ऑफ लाइट जो आपकी आंखों में पड़ रही है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। दैट्स वाई स्टार हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। बट एक्चुअल में वो आप अगर जाओगे स्पेस में तो वो आपको एक लाइट सोर्स की तरह नजर आएगा, जैसे कि लैंप रखा हुआ है। अब यहाँ पे इसका आप इमेज समझ सकते हो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सो यहाँ पे देखिए, ये है आपका स्टार और ये है आपका पाथ। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, स्टार आपका यहाँ पे है बट एक्चुअल में आपको यहाँ पे नजर आता है। हम जो यहाँ पे खड़े हुए देख रहे हैं, स्टार की असली पोजीशन ये है, बट हमें ये अपनी पोजीशन से भी थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। इसे हम बोलते हैं अपैरेंट स्टार पोजीशन। अपैरेंट स्टार पोजीशन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसी फिनोमेना की वजह से जो हमारा एक्चुअल में स्टार यहाँ है ना, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो इसकी पोजीशन है वो स्लाइटली हमें ऊपर नजर आती है। एक्चुअल में स्टार यहाँ है और हमें ये नज़र यहाँ आता है रिफ्रैक्शन की वजह से। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक ग्लास में पानी है, ठीक है, इस तरीके का आप ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए, यहाँ पे आपने पानी रखा है और यहाँ पे इसके अंदर एक पेंसिल या रॉड डाली है, तो एक्चुअल में इसका जो बेस है ना, ये यहाँ पे तले पे
ये आपका जो तला है यहाँ पे ये पेंसिल होगी, लेकिन अगर आप पानी से आधा भरा हुआ ग्लास है, ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है और इसे देखोगे तो आपको ये जो इसका तला है थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा। कभी आपने देखा होगा पानी के ग्लास में आपने शिकंजी का देखा होगा, शिकंजी पी रहे होते हैं तो यहाँ पे स्पून डाल देते हैं, या फिर पानी वाले के पास देखा होगा कि लेमन डाल के रखते हैं, है ना, नींबू, तो वो आपको यहाँ पे ऐसे उठे हुए नजर आते हैं, थोड़े से ऊपर नजर आते हैं, बल्कि वो यहाँ पे है लेकिन उसका थोड़ा सा जो हाइट है वो थोड़ा ऊपर नजर आती है। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यही चीज यहाँ पे स्टार के साथ होता है, उसकी पोजीशन एक्चुअल में यहाँ पे है बट वो थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, इसको हम बोलते हैं अपैरेंट ऑफ स्टार। ओके, अपैरेंट पोजीशन बोलते हैं। और दूसरा आपका होता है ट्विंकल, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। आई होप आप अब इस कॉन्सेप्ट को भी किसी बंदे को या बंदी को समझा सकते हैं। दस द फ्लिकरिंग ऑफ स्टार अकर ड्यू टू, फ्लिकरिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ स्टार, चेंज इन द अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार रीचिंग द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे दो रीजन है, दोनों चीज समझ में आ गई। अपैरेंट शिफ्ट क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। और दूसरा अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आंखों में पहुंच रही है वो कभी कम पहुंच रही है, कभी ज्यादा पहुंच रही है, जिसकी वजह से स्टार हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये केवल अर्थ पे होता है, जब आप अर्थ से बाहर जाओगे, स्पेस में जाओगे, तो वहां पे स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। आपने सोलर सिस्टम पढ़ा है कि भैया यहाँ पे सन है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, हर ऑर्बिट में एक प्लैनेट है, और हमने ये तो देख लिया कि जो हमारे स्टार है वो ट्विंकल कर रहे हैं। तो हम यहाँ प्लैनेट पे खड़े, अर्थ हमारा प्लैनेट है, यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो हमारे बाकी प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करते हुए नजर क्यों नहीं आते? द प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल बिकॉज प्लैनेट आर comparatively nearer to the earth than stars, and the average amount of light coming from the planet to earth remains same। ये तो सिंपल सा आपको बता दिया है, बट एक्चुअल में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सो देखिए फिर से आपको ऑब्जर्व करना होगा। आप यहाँ अर्थ पे हो, ये है हमारी अर्थ, ओके, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आपकी आंखें हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका होता है स्टार, ये है आपका स्टार, और ये है आपका प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट हमें थोड़ा बड़ा नजर आता है, क्यों? क्योंकि प्लैनेट जो है उसकी अर्थ से डिस्टेंस कम होती है, और जो स्टार होते हैं ये बहुत दूर है, काफ़ी दूर है ये हमसे। और प्लैनेट हमारे, इसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर पाते हैं, और ये हमारा जो है इसे हम लाइट ईयर में कैलकुलेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर है। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये हमें एक लाइट सोर्स नज़र आता है। जब हम स्पेस में जाके देखते हैं ना, जब आप स्पेस में जाके देखोगे तो ये हमें लाइट सोर्स नजर आएगा, और ये भी हमारा लाइट सोर्स है, मल्टीपल लाइट सोर्स। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक डॉट है, स्टार हमारा एक डॉट है, और ऐसे बहुत सारे डॉट मिला दो तो यहाँ पे हमारा प्लैनेट बनता है। लेकिन हमें ये स्टार जो है वो ट्विंकल करते हुए नजर आता है, लेकिन प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आता। लेकिन जब आप टेलीस्कोप से देखोगे ना, टेलीस्कोप से, तो ये आपका प्लैनेट है, और प्लैनेट बहुत सारे ये लाइट सोर्स से बना हुआ है। तो जब आप प्लैनेट से, टेलीस्कोप से देखोगे तो ये प्लैनेट आपको ऐसे प्लैनेट भी जगमगाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब हम इसे अर्थ से देखते हैं तो अर्थ से ये हमें ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आता है। और जब आप स्पेस में देखोगे तो ये आपका स्टार रखा हुआ है, ये आपका प्लैनेट रखा हुआ है। तो एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में होता क्या है, ये आपका स्टार क्या है, एक लाइट सोर्स है, एक लैंप है। और ये समझ सकते हो कि जो आपका प्लैनेट है यहाँ पे बहुत सारे लैंप है, मल्टीपल लाइट सोर्स है ना, और ये सारे ही जगमगा रहे हैं, ये सारे ही चमक रहे हैं, ये, या फिर आप बोल सकते हो ये सारे ही ट्विंकल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टाइम पे ये ट्विंकल कर रहा है, अब ये ट्विंकल नहीं कर रहा, ठीक है, रिफ्रैक्शन और सारे प्रोसेस की वजह से। तो अगली बार ये तो ट्विंकल कर रहा होगा, इनमें से कोई ना कोई तो ट्विंकल कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये ब्राइट ही नजर आता है। तो ये, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक टाइम में हो सकता है 50 ट्विंकल कर रहे हैं, 50 नहीं ट्विंकल कर रहे, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अगर अर्थ पे हो तो यहाँ पे ये हमें ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आता। जबकि ये सिंगल लाइट सोर्स है, सिंगल लाइट सोर्स है स्टार हमारा, इसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, और ये हमें ट्विंकल करते हुए नजर आ रहा है। बट प्लैनेट मल्टीपल लाइट सोर्सेस है, जिसकी वजह से जो प्लैनेट है यहाँ पे ये कैंसल आउट कर देता है एक दूसरे को, और इसकी वजह से ये हमें ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आता। दूसरा, ये अर्थ के बहुत क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में लिखना है प्लैनेट्स कंपेरेटिवली नियर है अर्थ के, और स्टार जो है काफ़ी दूर है, इसकी वजह से इसकी लाइट जो है कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से ये हमें कैसे नज़र आते हैं, ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आते हैं। सो ये था आपका कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, और रेनबो फॉर्मेशन
कैसे होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट का। ओके, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अर्ली सनराइज बोलते किसे हैं। अर्ली सनराइज का मतलब है कि भाई अभी सन आपका आया नहीं है आकाश में, अभी वो सूर्य उदय जिसे हम बोलते हैं, अभी सूर्य उदय हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आपको आसमान में सूरज नजर आने लगे। और लेट सनसेट का मतलब होता है कि सूरज जो है वो ढल चुका है, सनसेट हो चुका है, बट अभी भी स्काई में आपको सन नजर आ रहा है। ठीक है, यानी हम ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअल सनराइज से पहले ही, एक्चुअल सनराइज बाद में हो रहा है लेकिन उससे पहले ही हमें सन नज़र आने लगता है स्काई में। ये भी लाइट का एक फिनोमेना है। अब ये होता कैसे है इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। ये आपकी अर्थ है। ओके, यहाँ पे आपको सनराइज दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये सनसेट, बट यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं सनराइज आपको पहले कैसे नज़र आता है। उसके लिए आपको हमारी ब्यूटीफुल सी अर्थ को देखना होगा। ये है आपकी अर्थ। ओके, आप सबकी हमारी अर्थ, और यहाँ पे है हमारा सन, ये है हमारा सन, ब्यूटीफुल सा। ओके, सो ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ। और हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो सन है ना, ये रोज उदता है यानी उदित होता है और रोज ढल जाता है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, बट सन तो भैया कहीं पे भी आता जाता नहीं है। एक्चुअल में जो हम है ना, ह्यूमंस हैं, ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ एक्चुअल में रोटेट कर रही है सन के चारों ओर, बट हम ऐसा सोचते हैं कि भाई सन हमारे ओर रोटेट कर रहा है, क्योंकि हम खुद अर्थ के साथ साथ, क्योंकि हम लोग भी तो अर्थ के अंदर हैं, तो हम भी तो अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपकी अर्थ है, ये सन है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें, या फिर मैथ में आप इसे टेंजेंट बोल सकते हो, इस तरीके से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है, यहाँ पे आपकी है अर्थ और यहाँ पे है आपका सन, और अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें टेंजेंट, तो इसे हम होराइजन बोलते हैं। ओके, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, होराइजन। तो ये है हमारी अर्थ और ये है सन। तो जब इस होराइजन लेवल से सन हमारा ऊपर आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, सनराइज हो गया, मॉर्निंग हो गई, सन ऊपर चढ़ाया, सनराइज हो गया। ओके, और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि सन अभी इस लाइन से ऊपर आया नहीं है, होराइजन से ऊपर नहीं आया, लेकिन हमें आसमान में सन नज़र आ रहा है। तो ऐसा होता क्यों है, उसके लिए आपको समझना होगा कि देखिए, ये हमारा सन है, और सन से कोई भी लाइट इस तरीके से अर्थ पे अगर फॉल होती है, अगर जो सन है वो होराइजन लाइन से नीचे है, इसके बिल्कुल सामने है, अर्थ के बिल्कुल सामने है, तो इस तरीके से इस पर कोई लाइट फॉल होगी, सो वो हमारे तक पहुँचेगी ही नहीं, वो अर्थ पे यहाँ पे टकरा के चली जाएगी, वो यहाँ से टकरा के अर्थ तक पहुँचेगी नहीं, मतलब हमारी आंखों में, हमारे ऑब्जर्वर की आंखों में पड़ेगी ही नहीं, तो यहाँ से टकरा के चली जाएगी। तो यानी हमें सन नज़र ही नहीं आएगा। ओके, हमें सन नज़र नहीं आएगा जब ये यहाँ पे होगा। और जब हमारा सन ऊपर आ जाता है, तो हमें ये जो लाइट होती है वो इस तरीके से फॉल होती है, हमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं और सन भी हमें नज़र आने लगता है। लेकिन यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले अर्ली सनराइज़ के बारे में, कि ये है हमारी अर्थ और ये है हमारा सन। ओके, सो सन हमारा अभी यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारी जो लाइट फॉल हो रही है वो तो भाई टकरा के चली जा रही है, हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब हमारा सनराइज़ नहीं हुआ, उससे थोड़ा सा पहले ही हमें सन नज़र आने लगता है। ये आपका होराइजन लाइन है। ओके, तो यहाँ पे देखो होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही हमारा सन जो है ना थोड़ा सा बिल्कुल रह जाता है, ऊपर आने वाला होता है, इस लाइन से ऊपर आने वाला होता है, तो जब यहाँ पे आ जाता है, अब जो यहाँ पे लाइट फॉल होती है अर्थ पे, तो क्योंकि आपको पता है कि हमारे अर्थ के चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर है, हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, तो लाइट यहाँ से जो फॉल होती है डायरेक्ट पड़े तो हमारी आंखों तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, और एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो देयर आर डिफरेंट लेयर्स, और डिफरेंट लेयर्स की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, वो हमें सन अभी नीचे है बट हमें एक्चुअल में यहाँ ऊपर नज़र आने लगता है। और अगर हम इस टाइम को कैलकुलेट करें तो ये 2 मिनट होता है, मतलब अभी होराइजन लाइन से 2 मिनट सन नीचे है, लेकिन 2 मिनट पहले ही हमें दिखता है कि सनराइज हो चुका है, सूरज उदित हो चुका है। यहाँ पे उसी वाले कॉन्सेप्ट को याद करेंगे कि पानी में जब पेंसिल पड़ी रहती है, उसे वो थोड़ा सा तले से वो आपको ऊपर नज़र आती है ना, तो वही चीज़ आपको देखना है। कभी अपने पानी वाले के पास देखा होगा, इस तरीके से पानी के ग्लास में वो नींबू डाल देते हैं, तो नींबू यहाँ पे होता है बट आपको नज़र यहाँ पे आता है, और नींबू इस तरीके का गोल होता है बट आपको इस तरीके से चिपटा नज़र आता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। ये है हमारी अर्थ और ये है हमारा सन। ठीक है, ये है हमारा सन,
और यहाँ पे अभी ये बस हॉरिजन लाइन के पास आने ही वाला है, तो यहाँ पे 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज हुआ नज़र आता है कि सन ऊपर आ चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो हॉरिजन लाइन के नीचे है। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर होने की वजह से लाइट जो फॉल हो रही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें क्या नज़र आ रहा है कि सनराइज एक्चुअल में हो चुका है। और जो आपको सनराइज के समय सन नज़र आता है जो 2 मिनट पहले, वो एकदम गोल ना नज़र आके थोड़ा सा ऐसे नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है कि जो ये सन है ना, इसकी जो ये नीचे वाली बॉटम वाली लाइन है, ये ज़्यादा ऊपर होके नज़र आती है, और जो ऊपर वाली लाइन है वो थोड़ा सा कम ऊपर होके नज़र आती है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा किलोमीटर तक ऊपर ऊपर उठ के नज़र आएगी और ये कम, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा चपटा नज़र आता है। ओके, तो ये होता है जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा 2 मिनट पहले, थोड़ा सा वही 2 मिनट पहले सनराइज हो जाता है एक्चुअल सनराइज से। अभी 2 मिनट बाद एक्चुअल में जो सन है वो 2 मिनट बाद ऊपर आएगा, लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही सनराइज हुआ नज़र आता है। यही कॉन्सेप्ट शाम को होता है जब सनसेट होता है। अब सनसेट क्या है कि हमारा जो सनसेट है वो हो चुका है, सन जो है हॉरिजन लाइन के नीचे जा चुका है, लेकिन हम यहाँ ऑब्जर्वर हैं, हमें अभी भी आसमान में सन नज़र आ रहा है 2 मिनट बाद तक। एक्चुअल में जा चुका है, 2 मिनट बाद तक हमें नज़र आता है। क्यों? अगेन यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये जा चुका है, फिर भी हमें ऊपर नज़र आता है। तो अर्ली सनराइज और लेट सनसेट का कॉन्सेप्ट अब आप लोग समझ चुके होंगे कि सनराइज हॉरिजन लाइन से नीचे होता है सन, तो ही हमें 2 मिनट पहले सनराइज दिखता है, और वो सनसेट हो जाता है उसके 2 मिनट बाद क्यों दिखता है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ पे आपको ये जो इमेज नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं आपको लाइट का एक और फिनोमेना बताना चाहती हूँ। अगर आपने ये इमेज देख ली तो आप गेस कर चुके होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे पार्टिकल्स आपको रैंडमली मूव करते हुए नज़र आते हैं। क्लास 9th में इज मैटर अराउंड अस प्योर, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि कोलॉइडल के बारे में पढ़ा था, सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था मिल्क वाला, जिसमें से जब लाइट पास करते हैं तो वो उसके पार्टिकल्स स्कैटर्स हो जाते हैं। आई होप आपको याद आ चुका हो। तो यहाँ पे आपको कुछ स्कैटरिंग ही नज़र आ रही है, ठीक है, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स हमारे स्कैटर हो जाते हैं। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ कोलॉइडल इट्स पाथ बिकम विजिबल। कितने बच्चों को याद आ चुका है? ओके, जिसको याद आ चुका है कमेंट में बोलिए यस। द फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जब वाइट लाइट हमारी कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करती है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल हमें नज़र आने लगते हैं, और इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साइंटिस्ट टिंडल ने दिया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन ड्यू टू कोलाइड ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या है, देखिए टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग को समझिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन। जो लाइट है, जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, और लाइट जब इनके ऊपर फॉल होगी ना, तो ये जो एटम्स हैं हमारे, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने की वजह से ये अलग अलग डायरेक्शन में, इसमें से जो लाइट है पूरी तो एब्जॉर्ब करेंगे नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में ये जो लाइट है ये स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाइट आई भैया टकरा के, थोड़ी सी इसने एब्जॉर्ब की, बाकी अब यहाँ से जाके यहाँ चली जाएगी, अब यहाँ पे आई, यहाँ से टकरा के इधर चली गई, इधर चली गई। तो इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में जो लाइट है वो स्कैटर हो रही है पार्टिकल्स के कोलाइड करने से, ड्यू टू कोलाइड पार्टिकल्स के कोलाइड करने से लाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, जिसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। सो स्कैटरिंग डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ द पार्टिकल। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो वेवलेंथ कितनी होगी, वही लाइट की वेवलेंथ लैम्डा कितनी होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग स्कैटरिंग डिपेंड करेगा। और सेकेंड है साइज ऑफ द पार्टिकल की साइज कितने हैं। सो इन दोनों फिनोमेना को समझने के, अगर आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि स्काई हमारा ब्लू क्यों नज़र आता है। ओके, हमने पढ़ा था डिस्पर्जन के बारे में। डिस्पर्जन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वाइट लाइट होती है जी, वाइट लाइट हमारी 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। तो जो 7 कलर में स्प्लिट होती है, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे ना 7 कलर में स्प्लिट होने का, तो इसमें कौन सा कलर कितना स्प्लिट होगा इसका भी एक रेशो होता है। ठीक है, कि रेड कलर इतना होगा, ब्लू कलर इतना होगा, ग्रीन कलर इतना होगा, ठीक है, सारे कलर का एक रेशो होता है डिफाइन। इसे आप डिटेल में आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। यहाँ पे हमें जो स्काई नज़र आता है, स्कैटरिंग, जब लाइट पास होती है तो स्कैटर होती है। तो देखिए यहाँ पे जो मेनली कलर होते हैं ना, वो एक तो होता है पर्पल, दूसरा होता है ब्लू, ठीक है, तो पर्पल, ब्लू एंड लाइट ब्लू। ओके,
वॉलेट, पर्पल ब्लू एंड वॉलेट। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा जो कलर है, तो इसकी वजह से ये 3 कलर में स्कैटर होता है, बट हमें स्काई नजर आता है कंप्लीटली ब्लू। इस चीज को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है। द अपर एटमॉस्फेयर अर्थ कंटेन गैसेस, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ओके ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें एक्चुअल में चीज़ें क्या क्या हैं, तभी आपको पता चलेगा कि लाइट स्कैटर कैसे हो रही है। तो यहाँ पे एक तो होता है हमारा गैसेस, हमारा एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है, गैसेस से बना हुआ है, जिसमें मेन गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितने % होती है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो पूरा कंटेन करता है वो नाइट्रोजन करता है। देन सेकंड नंबर पे होता है O2। तो एक तो हमारा गैसेस है, दूसरा हमारा क्या होता है, वाटर वेपर या वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारा एटमॉस्फेयर बना रही हैं। अब एटमॉस्फेयर में जब ये सारी चीज़ें हैं, वाटर वेपर, स्मॉल पार्टिकल और गैसेस, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे नाइट्रोजन का कितना % होता है। दीज पार्टिकल ड्यू टू देयर स्मॉल साइज मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, मेनली ब्लू। जब लाइट इन पे फॉल होती है तो लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है, और जब लाइट स्कैटर होती है तो यहाँ पे मेनली ब्लू कलर। सो हमें स्काई 7 कलर्स में से कौन से कलर का, वाइट लाइट में तो सारे कलर है ना, तो यहाँ पे हमें स्काई कैसा नजर आता है, ब्लू। ठीक है, ब्लू नजर आता है। रीचेस आवर आई एंड स्काई अपर ब्लू टू अस, मेनली ब्लू क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल ड्यू टू स्मॉल साइज एंड मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्कैटर होगा। हमने पढ़ा था ना कि जो रेड होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, मतलब वो स्कैटर सबसे कम होगा, और जो हमारा वॉलेट होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, मतलब वो स्कैटर सबसे ज़्यादा होगा। तो वैसे इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब हमने विवग्रो को पढ़ा था ना, विवग्योर को पढ़ा था, तो हमें ये देखना चाहिए कि इसकी वेवलेंथ हमारी क्या है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होना चाहिए। तो हमें स्काई कैसा नज़र आना चाहिए, पर्पल नज़र आना चाहिए, लेकिन हमें स्काई ब्लू नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, क्योंकि जो मैंने आपको एक ग्राफ बताया, यहाँ पे रेशो होता है कि कौन सा कलर कितना नज़र आएगा। तो अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो ब्लू कलर जो होता है ना, जब लाइट में ब्लू कलर वो ज़्यादा होता है, और जो वॉयलेट कलर होता है वो कम होता है। और पूरे स्काई की अगर आप बात करो तो पूरे स्काई में जो ब्लू कलर है उसका कंटेंट ज़्यादा है, दैट्स वाई हमारी आंखों को ब्लू कलर नज़र आता है, और ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है। अगर ये पर्पल वॉलेट कलर जो है ना, इसका रेशो ज़्यादा होता तो हमें ये स्काई वॉलेट नज़र आता, क्योंकि सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है, वॉलेट कलर की है। ठीक है, तो हमें वॉलेट नज़र आता, बट जो ये रेशो है वो वॉलेट का कम होता है, और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में और ब्लू का ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमें ब्लू नज़र आता है। सो 7 कलर में पहला आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है वेवलेंथ वाला, कि जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी वो ज़्यादा स्कैटर करेगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया कि ब्लू का जो वेवलेंथ है वो कम है, इसलिए वो ज़्यादा स्कैटर करेगा। सेकेंड रीज़न कि ब्लू और वॉलेट में वॉलेट क्यों नहीं नज़र आता, क्योंकि जो रेशो है वो वॉलेट का रेशो टोटल रेशो में कम है और ब्लू का ज़्यादा है, दैट्स वाई हमें पूरा स्काई कैसा नज़र आता है, ब्लू। ओके, सो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, मेनली ब्लू रीचेस, तो हमारी आंखों तक ब्लू पहुँचता है और हमें स्काई कैसा नज़र आता है, ब्लू कलर का नज़र आता है। सो अब आप जब स्काई को देखें, और अगर देख रहे हो तो आप समझ गए होंगे ब्लू क्यों नज़र आता है। रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, अब इसी कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं कि रेड कलर क्यों दिखता है जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, तो जो हमारा आकाश है वो रेड क्यों दिखता है। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज़ नियर हॉरिजन, जो सन होता है यहाँ पे हॉरिजन के पास होता है, एंड देयरफॉर सनलाइट हैव टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस द एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे जो सनलाइट है उसे लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में, एज द पाथ इज लॉन्गर टू ट्रेवल अमाउंट ऑफ स्कैटर ब्लू लाइट इज मोर एंड रेड इज लेस। तो यहाँ पे ब्लू लाइट के लिए क्या है, एज द पाथ इज लॉन्गर टू टोटल अमाउंट ऑफ स्कैटर, टोटल अमाउंट ऑफ लाइट के स्कैटर करने के लिए ब्लू कलर को ज़्यादा टाइम लगेगा, रेड को कम लगेगा, दस द रेड लाइट रीचेस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रेड लाइट ही हमारी आंखों तक पहुँचती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप ये स्काई ब्लू क्यों, रेड क्यों, तो यहाँ पे आप स्कैटरिंग को बताओगे कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ स्कैटरिंग की वजह से हमारा क्या है कि सनराइज और सनसेट के समय हमें स्काई रेड नज़र आता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सनराइज एंड सनसेट, तो यहाँ पे ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सनलाइट हैव ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, तो सनलाइट को लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ड्यूरिंग नून सनलाइट हैव टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस,
ड्यूरिंग नून सनलाइट हैव टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको ब्लू नज़र आएगा स्काई, और यहाँ पे आपको कैसा नज़र आएगा, रेड नज़र आएगा। जब सनराइज एंड सनसेट होता है तो थोड़ा सा स्काई आपको रेड सा ऑरेंज सा नज़र आता है ना, तो इसी वजह से होता है। सो ये था पूरा कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर ज़रूर समझ में आ गया हो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद एमसीक्यू क्वेश्चंस। टेलीग्राम चैनल पे इस चैप्टर का पीडीएफ और अदर चैप्टर्स के पीडीएफ प्रोवाइड है। सो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। इस चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे अच्छा लगा, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसे कमेंट में लिख के बताएं। साथ में अपने स्कूल और अपना नाम भी ज़रूर बताएं।